नमस्कार। आज हम लोग छायावाद के ऊपर चर्चा करेंगे और बहुत ही छोटे तरीके में मैं आप लोगों को छायावाद समझाने का प्रयास करूंगी। ये बहुत ही शॉर्ट आंसर है। अगर छायावाद के ऊपर आप लोगों को टिप्पणी आ जाती है तो आप कैसे उत्तर को देंगे, ये इसमें मैं बताऊंगी। और अगर आप लोगों को छायावाद से रिलेटेड लॉन्ग आंसर चाहिए तो आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा। मैं लॉन्ग आंसर भी आप लोगों को तैयार करके दे दूँगी, जिसमें मैं प्रस्तावना बताऊँगी, मुख्य जो बीच में रहेगा केंद्र में विषय वस्तु वो बताऊंगी, और उसके बाद मैं आप लोगों को निष्कर्ष भी तैयार करके दूंगी। तो चलिए आज हम छायावाद को शुरू करते हैं। छायावाद हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। क्या है? एक आंदोलन है जो हिंदी साहित्य में छायावाद के रूप में हुआ था, जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उभरा। मतलब 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था, और इसका एक समय काल है जो कि 1918 से भी माना जाता है और 1920 से भी माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया, अगर आप लोगों को लॉन्ग आंसर चाहिए तो आप बताइएगा, मैं ये सब विस्तार पूर्वक बताऊंगी। जिसमें मुकुटधर पांडे का नाम आता है, जिसमें कि सबसे पहले छायावाद जो शब्द है वो किस लिए यूज़ हुआ, किस लिए प्रयोग में आया, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अगर आप लोगों को चाहिए लॉन्ग आंसर तो आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो ये शॉर्ट आंसर मैं आप लोगों का आज तैयार करवाती हूँ। तो जो छायावाद है वो हिंदी का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जो कि 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। और इसका नाम छायावाद इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें कवियों ने अपनी रचनाओं में छाया और प्रकाश के बीच के संबंध को व्यक्त किया है। ठीक है, अब हम छायावाद की कुछ विशेषताओं को पढ़ते हैं। उसकी जो छायावाद की विशेषता है ये परीक्षा में पूछा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इसको पढ़ना है। ये ऐसे छोटे में भी आ जाता है कि बस छायावाद की विशेषताओं को बताइए, उस पर दृष्टि डालिए। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो क्या है? आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण। मतलब जो कवि हैं उन्होंने अपना आत्मनिरीक्षण किया है और अपना आत्मविश्लेषण किया है। तो इसका क्या मतलब है? छायावादी कवियों ने अपने आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण के माध्यम से अपनी रचनाएं लिखी। मतलब इन्होंने अपने आप को केंद्र में रखा, अब एक व्यक्ति को केंद्र में रख के अपनी रचनाओं को आरंभ किया। जैसे कि आप देखिए तो महादेवी वर्मा ने लिखा है, मैं दुख भरी नीर की बदरी। तो वो अपने आप को केंद्र में रखकर लिख रही हैं। तो ऐसे ही जो कवि हैं, जो हमारे सारे छायावाद के कवि हैं, उन्होंने अपना आत्मनिरीक्षण किया है, अपना आत्मविश्लेषण किया, अपने आप को जाना है, समझा है, उसका विश्लेषण किया है, उसके बाद अपनी रचना में उसको उतारा है। दूसरा जो बिंदु है वो है भावात्मकता और संवेदनशीलता। छायावादी कवियों ने अपनी रचनाओं में भावात्मकता और संवेदनशीलता को व्यक्त किया है। मतलब जो छायावादी कवि हैं उनकी रचनाओं को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भावना दिखेगी, उसमें संवेदनशीलता दिखेगी। आप चाहे कामायनी पढ़ लें, आप चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वो राम की शक्ति पूजा पढ़ लें, आप पंत जी की रचनाओं को पढ़ लें, आप महादेवी की रचनाओं को पढ़ लें, तो उसमें भाव पक्ष दिखेगा, संवेदना पक्ष दिखेगा आप लोगों को। तीसरी विशेषता है प्रकृति का चित्रण। छायावादी कवियों ने प्रकृति का चित्रण अपनी रचनाओं में किया, जिसमें वे प्रकृति के सौंदर्य और उसके साथ अपने संबंधों को व्यक्त करते हैं। मतलब जो छायावादी कवि हैं उन्होंने प्रकृति को बहुत ही सूक्ष्म मतलब बहुत ही गहराई से देखा, उसको बहुत ही बारीकी से देखकर अपनी रचनाओं में उतारा। उसमें पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। जो हमारे सुमित्रानंदन पंत हैं वो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। जो कि छायावाद में प्रकृति को देखने के एक बहुत ही उनका दृष्टिकोण बहुत ही सूक्ष्म था, वो प्रकृति को एक अलग नज़रिए से देखते थे। तो जो छायावाद के सभी कवि थे उनके अंदर ये विशेषता थी कि वे प्रकृति के सौंदर्य को अपने साथ जोड़ते थे। मतलब कि प्रकृति का मानवीयकरण करते थे। यहाँ बोला है ना, प्रकृति के सौंदर्य को उसको अपने संबंध के साथ व्यक्त करते थे, मतलब अपने साथ के उस प्रकृति को माँ बनाएंगे, बहन बनाएंगे, बेटी के रूप में देखेंगे, एक उसका मानवीयकरण करके अपनी रचना में उतारते थे। चौथी विशेषता है नई भाषा और शैली। छायावादी कवियों ने नई भाषा और शैली का प्रयोग किया। मतलब इन लोगों ने पुरानी भाषा को छोड़ के, पुरानी रूढ़ियों को छोड़ के नई भाषा और नई शैली का प्रयोग किया, जो उनकी रचनाओं को विशिष्ट बनाती हैं। आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग से अलग छायावाद युग की भाषा दिखेगी।
भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में जो रचनाएं चल रही थी, जिस तरीके से भाषा थी कविता की, वो भाषा नहीं दिखेगी आपको, उसमें नवीनता दिखेगी जो छायावादी कविताएं होंगी। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि उन लोगों ने नई भाषा और नई शैली का प्रयोग किया। आगे जो छायावाद के प्रमुख कवि हैं कौन कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी रचनाएं हैं आंसू, लहर और कमला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी जो कविता है वो है सरोज स्मृति, अनामिका और तुलसीदास। ऐसी हरिवंश राय बच्चन जो हैं उनकी छायावाद के भी वो एक प्रमुख कवि रहे हैं। उनकी रचनाएं हैं तेरा हार, मधुशाला और मधुबाला। और इन्हीं के क्रम में अगर हम हरिवंश राय बच्चन को 1 मिनट के लिए हटा दें तो आपको एक बात बता दूं, पूछा जाता है कि जो छायावाद के प्रमुख कवि नहीं, छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में कौन कौन जाने जाते हैं। तो स्तंभ के रूप में कौन कौन है? हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, हमारे निराला जी हैं, साथ ही साथ हमारे पंत जी हैं, और पंत के साथ कौन है? महादेवी वर्मा जी। तो ये चारों कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी, इन चारों को छायावाद का स्तंभ कहा जाता है। स्तंभ मतलब 4 स्तंभ हैं ये, जिन्होंने छायावाद को एक स्तंभ के रूप में खड़ा कर रखा है, अपने आप को स्तंभ बना के छायावादी रूपी बिल्डिंग को, छायावादी रूपी घर को खड़ा कर रखा है। तो ये 4 कवि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको छायावादी के प्रमुख स्तंभ जो हैं उनके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसको अवश्य बनाऊंगी। ये अभी मैंने छोटा ऐसे टिप्पणी के माध्यम से, अगर टिप्पणी पूछी जाती है पेपर में तो आप लोग कैसे उत्तर देंगे ये मैंने बताया है इसमें। आगे छायावाद ने हिंदी साहित्य में एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें कवियों ने अपनी रचनाओं में नई भाषा, नई शैली और नई विषयों का प्रयोग किया। तो ये था हमारा छोटा सा आंसर। ये एक टिप्पणी के लिए मैंने टिप्पणी समझकर आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया है कि आप लोग अगर टिप्पणी लिखना चाहते हैं परीक्षा में तो कैसे लिखेंगे, छोटा सा आंसर तैयार करना हो तो कैसे लिखेंगे। तो ये था हमारा आज का विषय, जो बहुत ही सरलता से मैंने एक एक पॉइंट आपको समझाया। आशा करती हूँ अच्छा भी लगा होगा आप लोगों को। और अगर इससे रिलेटेड आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।